कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाक्य विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 4 वाक्य विचार। वाक्य क्या है? वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई होता है, यानी एक अंग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बातचीत में वाक्यों का प्रयोग करते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, यानी शब्दों का सही क्रम में होना वाक्य के लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा हमें उसकी बात समझ में नहीं आएगी, मतलब भावार्थ हम समझ नहीं पाएंगे कि वाक्य का क्या अर्थ है। आइए इसे पढ़ते हैं। भाषा। भाषा का सबसे छोटा जो भाग है वह वाक्य कहलाता है। वास्तव में भाषा वाक्यों के ही समूह को कहा जाता है। यह कहते हैं हम जो कुछ भी सोचते हैं वाक्यों में ही सोचते हैं और वाक्यों में ही अपनी भावनाओं को व्यक्त यानी बयान। वाक्य बहुत लंबे भी हो सकते हैं या फिर वो एक शब्द के भी हो सकते हैं, जैसे कि आइए एक शब्द का वाक्य है। आइए मतलब आके बैठना, मतलब एक शब्द का। वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अर्थपूर्ण इकाई होती है, क्योंकि किसी भी शब्द का निश्चित अर्थ वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ही मिलता है। वाक्य रचना में पदों का एक व्यवस्थित क्रम होना आवश्यक है। यदि पदों को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा जाएगा तो सार्थक वाक्य नहीं मिलेंगे, यानी उनका अर्थ नहीं समझ आएगा हमें। सार्थक वाक्य क्या है? जिनका कोई एक निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक वाक्य, जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं है वह निरर्थक वाक्य है। रहा है बाजार कपिल जा, ये एक गलत वाक्य है, क्योंकि इसमें शब्दों का जो क्रम है वो सही नहीं है। कपिल बाजार जा रहा है, यह वाक्य सही है, क्योंकि इसमें जो शब्दों का क्रम है वह सही है। पहले वाक्य में जो शब्द हैं वही दूसरे में भी हैं, लेकिन पहले वाक्य में वे व्यवस्थित क्रम में नहीं है और उनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, यानी स्पष्ट नहीं हो रहा, इसीलिए इसे वाक्य नहीं कह सकते। लेकिन दूसरे वाक्य को अर्थ पूरी तरह से समझ में आ रहा है, अतः ये वाक्य कहलाएगा, यानी ये सार्थक वाक्य है। अतः जिन शब्द या शब्दों के समूह से पूरी बात समझ में आती है, अर्थ समझ में आता है, वे वाक्य कहलाते हैं या फिर वाक्य होते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ को प्रस्तुत या प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, यानी वाक्य को 2 अंगों में बांटा गया है। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। 2 भागों में बांटा है। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, या फिर ये कहें कि कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसका वर्णन किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पीहू खेल रही है में पीहू उद्देश्य है, रॉबिन गा रहा है में रॉबिन उद्देश्य है, और हिरण तेज भागता है में हिरण उद्देश्य है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है वह उद्देश्य कहलाता है। दूसरा आता है विधेय। उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय। जैसे पीहू खेल रही है में पीहू को छोड़कर शेष संपूर्ण वाक्य खेल रही है विधेय है। गा रहा है रॉबिन को छोड़कर गा रहा है, क्या है? विधेय है। तेज भागता है, ये विधेय है, यानी उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाता है। ये जानने की बात है कि कई बार वाक्य में उद्देश्य प्रकट नहीं होता है, जैसे कि जाओ, इसमें उद्देश्य प्रकट है, जबकि उद्देश्य तुम यहाँ पर विधेय जो है वो प्रकट है, लेकिन उद्देश्य जो है वो छिपा हुआ है। उद्देश्यों का विस्तार। उद्देश्य में एक कर्ता होता है। कर्ता की रचना अलग अलग 4 प्रकार से की जाती है। कर्ता का संज्ञा रूप। ऐसे वाक्यों में कर्ता संज्ञा होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए राघव घर चला गया, इसमें क्या है? राघव क्या है? कर्ता, संज्ञा है। बंदर ने उसे डरा दिया, बंदर क्या है? कर्ता भी है और संज्ञा भी है। अब कर्ता का सर्वनाम रूप। हम स्कूल जाते हैं, हम क्या है? कर्ता है, करने वाले कर्ता है। वह तुम्हारी शरारतों से परेशान है, तो वह क्या है? सर्वनाम भी है और कर्ता भी है। कर्ता का विशेषण रूप क्या है? गरीबों की मदद करो, गरीबों क्या है?
एक विशेषण है और कर्ता भी है। युवाओं ने सुधार का संकल्प किया। आखिरी है हमारा क्रियात्मक संज्ञा के रूप। खेलना एक अच्छा व्यायाम है। खेलना क्या है? एक क्रिया है। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो घूमना क्या है? एक क्रियात्मक संज्ञा। अब विधेय का विस्तार। विधेय की रचना इस प्रकार से की जाती है, यहाँ उदाहरण दिया गया है। अब क्रिया से, जैसे कि राघव आया था, तुमने पढ़ा था, काव्या रोई। अब कर्म और सार्थक क्रिया से, जैसे कि राघव ने किताब पढ़ी, मरीज ने एक स्कूटर खरीदा, हमने कहानी पढ़ी। क्रिया और कर्म के हिसाब से विस्तार से करें तो शर्मा जी ने काले अंगूर खरीदे, उन्होंने सर्कस में एक लंबा आदमी देखा। कमला की बहन ने एक छोटी सी कमजोर लड़की को जन्म दिया। चौथा है अपूर्ण क्रिया और पूरक क्रिया से, जैसे कि तुम बहुत परिश्रमी हो, वह बड़ा अच्छा लड़का है, राधा बहुत कमजोर है। पांचवा है क्रिया और उसके विस्तार से, जैसे कि मेरी गाय तेज दौड़ी, वह जल्दी से बोल उठा, वह मुझसे आगे बढ़कर। अब वाक्य विग्रह यानी वाक्यों का अलग अलग खंडन। किसी वाक्य को उद्देश्य, विधेय यदि भागों और उपभागों में विभाजित करना और उनके पारंपरिक संबंध को स्पष्ट करना वाक्य विग्रह या वाक्य विश्लेषण कहलाता है। जब किसी वाक्य का विग्रह करना होता है, सबसे पहले उसे उद्देश्य और विधेय के रूप में अलग अलग किया जाता है, यानी उद्देश्य और विधेय में बांट दिया जाता है। उसके बाद में विधेय के विस्तार को स्पष्ट करना चाहिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं विग्रह के, आइए इन्हें देखते हैं। पहला है विभा का छोटा भाई मयंक मेरी कक्षा में पढ़ता है, तुम्हारा मुस्कुराना मुझे अच्छा लगता है। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अब वाक्य विग्रह, पहले में है कर्ता कौन है? मयंक। कर्ता का विस्तार क्या है? विभा का छोटा भाई। कर्म नहीं है, कर्म का विस्तार भी नहीं है। पूरक क्या है? कक्षा में। पूरक का विस्तार क्या है? कि वो मेरी कक्षा में पढ़ना। क्रिया है उसका पढ़ना। तो ये क्या है? वाक्य विग्रह। अब है वाक्य के भेद। वाक्य को दो आधारों पर बांटा जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य कहलाते हैं। माया खा रही है, कविता सो रही है, इनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है तथा एक ही क्रियापद है, तो ये क्या है? ये सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। जब वाक्य में एक से ज्यादा या फिर एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, वे किसी योजक से जुड़े हुए रहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि राधिका को भूख नहीं है इसीलिए वह नहीं खा रही। मनीष ने गाना गाया और चला गया। ये क्या है? एक से अधिक इसमें स्वतंत्र वाक्य। संयुक्त वाक्य के चार प्रकार होते हैं। पहला है संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक जब साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्र वाक्य से संयोजकों से जुड़ते हैं, जैसे कि किंतु, परंतु, तथा, और, फिर आदि से जुड़ते हैं, तो वे संयोजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि गीता आई और सर्दियां चली गईं, श्याम और राम दोनों ही मेले में गए। वह क्या है? विभाजक संयुक्त वाक्य। जब साधारण या फिर मिश्रित वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध विभाजक अवयवों यानी कि अथवा, किंतु, परंतु आदि से होता है, तब वे विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। वह मेहनत तो बहुत करता है परंतु उसे परिणाम नहीं मिलता। विकल्पिक संयुक्त वाक्य, जब दो बातों में किसी एक का स्वीकार ना हो या एक विकल्प
सूचक संयुक्त वाक्य कहलाता है, जैसे कि या तो मैं जीऊंगा, जीतूंगा, या फिर मैं हार जाऊंगा। अगला है परिमाण बोधक संयुक्त वाक्य। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्र वाक्य का परिणाम होता है और अव्यय यानी या फिर या, इसीलिए अतः आदि आते हैं, तो वह परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कि आज मुझे बहुत काम है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। आखिरी वाक्य है हमारा मिश्रित वाक्य। जिन वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक या एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे कि नानी ने कहा था कि वह कल खीर जरूर बनाएंगी। यदि हम देरी से पहुंचे तो रेस शुरू हो जाएगी। अब दूसरा बिंदु हमारा आता है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक तथा आज्ञावाचक वाक्य। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का सामान्य ज्ञान होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे उसने मैच खेला, रिया घर आई, इसके उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण है? विधानवाचक वाक्य के। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में निषेध यानी नकारात्मकता, नहीं का भाव या ना का भाव आता है, वे निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वर्षा नहीं हो रही है, विभा नहीं आएगी, इसके उदाहरण हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न का भाव यानी प्रश्न पूछा जाता है, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तुम कहाँ जा रहे थे, इसका उदाहरण है। राहुल किसका पति है, कौन आया है, इसके उदाहरण है। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में बोलने वाले की इच्छा, आशा या शुभकामना का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि ईश्वर इस कार्य में आपकी मदद करे, यानी ये आपका इच्छा है, भगवान तुम्हारा भला करे, ये इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि जो तुम बोओगे वो काटोगे, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तुम आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, इसके उदाहरण हैं। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह की संभावना होती है यानी निश्चितता नहीं होती, वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि शायद वह घर चली गई होगी, शायद वह सो रही होगी इसीलिए फोन नहीं उठा रही है। ये संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों से हर्ष, घृणा, शोक, दुख, नफरत आदि का भाव पता चलता है, वे विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयबोधक वाक्यों में हमें विस्मय सूचक शब्द का, वो विस्मय सूचक चिन्ह का, जो कि इस तरीके से लगाया जाता है, का प्रयोग करना चाहिए। वाह क्या सुंदर बात कही, छी वहां पर हर जगह गंदगी ही गंदगी थी। आखिर है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का हमें पता चलता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाजार से फल लाओ, उसे सोने दो, या शोर मत मचाओ, इसका उदाहरण है। अगला है रचना की दृष्टि से वाक्यों में परिवर्तन कैसे होता है। वाक्य के अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे दूसरे प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन करना ही वाक्य परिवर्तन है, यानी उसे बदलते समय उसके भावों में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब जिसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य है वह गांव जाकर किसान बन गया। संयुक्त वाक्य बना वह गांव गया और किसान बन गया। राधा बैठकर गाना गा रही थी, राधा बैठी है और गाना गा रही है। तो ये क्या था? सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य में बदलाव। इन दोनों के बदलाव की वजह से इनके अर्थ में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आया है।
अगला है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलाव या परिवर्तन। पहला है सरल वाक्य में उदाहरण, मैं बेईमान लोगों से दूर रहता हूं। तो मिश्रित वाक्य क्या हो गया, मैं उन लोगों से दूर रहता हूं जो बेईमान। राधिका दुखियों के जैसे रोई। राधिका ऐसे रोई जैसे दुखी, ऐसे रोई जैसे बहुत दुखी हो, यानी वो दुखियों की तरह रोई। तो ये इन दोनों वाक्यों में भी हम क्या देखेंगे, किसी तरीके का इनके भावार्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है। संयुक्त वाक्य से अब सरल वाक्य में परिवर्तन। उसने काम किया और चला गया, वह काम करके चला गया। जब मैं घर पर आया तो दादी बहुत खुश थी। मेरे घर आने से दादी खुश हुई। अगला है संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। राधा ने गिटार मांगा और वह उसे मिल गया। यह क्या है, संयुक्त वाक्य। अब मिश्रित वाक्य में कैसे इसको परिवर्तित करेंगे, राधा ने जो गिटार मांगा था वह उसे मिल गया। बच्चे आएंगे और खाना मांगेंगे। बच्चे ही जैसे ही बच्चे आएंगे वैसे ही खाना मांगेंगे। तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। अब मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। मिश्रित वाक्य का पहला उदाहरण है, मैंने प्रार्थना की तो प्रधानाचार्य मान गए। सरल वाक्य क्या है, मेरे प्रार्थना करने पर प्रधानाचार्य मान गए। राम ने एक आदमी देखा जो बेहोश था। राम ने एक बेहोश आदमी को देखा। मिश्रित वाक्य हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे अनुभव बढ़ता है। संयुक्त वाक्य क्या हो गया, आयु बढ़ती है तो अनुभव भी बढ़ता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन। अर्थ है विधानवाचक, विशाल स्कूल जाएगा। निषेधवाचक में विशाल स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि निषेधवाचक में ना की भावना आ जाती है। आज्ञावाचक में विशाल स्कूल जाओ, ये क्या है, आज्ञा दी है, ऑर्डर दिया गया है। प्रश्नवाचक में विशाल स्कूल जाओगे। वाचक में विशाल स्कूल जाए। संदेहवाचक में विशाल स्कूल चला गया होगा या विशाल स्कूल गया होगा। संकेतवाचक में यदि विशाल स्कूल जाएगा तो बारिश। विस्मयबोधक में अच्छा विशाल स्कूल जाएगा। तो इसी तरह ये पाठ समाप्त होता है। आइए एक बार संक्षेप में जानेंगे हमने इसमें क्या सीखा। शब्द या शब्दों का सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य के कर्ता की रचना चार प्रकार से होती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा क्रियात्मक संज्ञा से। वाक्य को उद्देश्य, विधेय आदि भागों में और उपविभागों में विभाजित करना ही वाक्य का विग्रह कहलाता है। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित या मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक तथा विस्मयाबोधक वाक्य। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।